वर्ल्ड वॉर वन। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और इस वॉर को यूरोप में लड़ा गया था। इस वॉर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी खतरनाक बैटल था उस समय का। उस समय इससे बड़ा वॉर कभी नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध को उस समय इतिहास में और कई दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कि ग्रेट वॉर, उसके अलावा ग्लोबल वॉर, और एक और नाम था जिस नाम से इसे जाना जाता था, और वो नाम था ए वॉर टू एंड ऑल वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर वन उस समय का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था, और वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद ऐसा कहा गया था कि आने वाले अगले 5 दशकों तक यानी 50 सालों में ऐसा और इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन उसके अगले ही 20 साल बाद यानी 2 डेकेड्स बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो दरअसल बात ऐसी है कि उस समय काफ़ी तेज़ी से यूरोप में सिचुएशंस बदल रही थी। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि उस समय यूरोप काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रहा था और मॉडर्नाइजेशन के मामले में यूरोप पूरे दुनिया से सबसे आगे था। उस वक्त यूरोप में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी और काफ़ी तेज़ी से यूरोप में अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ का आगमन होने लगा था। 19th सेंचुरी के एंड के बाद मॉडर्नाइजेशन यूरोप में काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया था और वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा था, एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा था, मशीन गन्स, उसके अलावा काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का आगमन अब यूरोप में हो चुका था और इसी से धीरे धीरे सारे देश इसमें लग चुके थे। पूरे वर्ल्ड में उस समय यूरोप का ही कब्जा था। यूरोप के ही देश पूरे विश्व पे उस समय राज कर रहे थे। अगर हम यूनाइटेड किंगडम यानी उस समय के द ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वो अपने जितने भी नेवल शिप्स था उसे मॉडर्नाइज कर रहा था। तो वहीं जर्मनी की बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले जर्मनी कुछ और अधिक ज़मीन को एक्वायर करने की फिराक में था, यानी वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, उसका विस्तार करना चाहता था। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन उस समय था। उसके बाद अब हम बात करेंगे बाल्टिक नेशंस की। उस समय बाल्टिक नेशन की क्या स्थिति थी। जी हाँ दोस्तों, तो अल्बानिया जो कि 1912 में इंडिपेंडेंट हो गया था। उसके बाद अगले देश की हम बात करें जो कि है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो कि उस समय 1908 में अपना इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया था। उसके बाद एक और नेशन था रोमानिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक यूरोप का बाल्टिक नेशन है जो कि 1881 में इंडिपेंडेंस गेन कर लिया था। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कारणस की और इमीडिएट कॉज की। अगर वर्ल्ड वॉर वन की इमीडिएट कॉज की हम बात करें तो इसका इमीडिएट कॉज माना जाता है उस वक्त के यूरोप के ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के किंग का एसेसिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैप में आप ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर उस समय के हिसाब से देख सकते हैं। उस वक्त के ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर के किंग एंड्रूक फ्रांस फ्रेंड्रिड और उनकी वाइफ का एसेसिनेशन इसका इमीडिएट कॉज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात है 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रेलियाई हंगरी एम्पायर का कैपिटल सिटी बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना में किंग आर्कड्यूक घूमने के लिए आ रहे थे। उन्हें पहले से मना किया जा रहा था कि उनके जान को खतरा है, वो वहाँ विज़िट करने नहीं जाएं, लेकिन फिर भी वो वहाँ विज़िट करने गए और वहीं पर गैरविलो प्रिंसेप नाम के एक शख्स ने उन पर गोली फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में उनकी वाइफ और किंग फ्रेडरिक की जान चली गई। गैरविलो प्रिंसेप की अगर हम बात करें तो गैरविलो प्रिंसेप उस वक्त एक 18 साल का युवा लड़का था और ये एक ब्लैक हैंड ग्रुप का मेंबर था जो कि सर्बियन बेस्ड ग्रुप था और इसे सर्बिया से ऑपरेट किया जाता था, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों का शक सर्बिया पे गया। अगर हम बात करें इस युद्ध के पीछे कुछ कारण रहे फैक्टर्स की तो इसमें सबसे पहला आता है हेवी मिलिट्रिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त यूरोप एक बारूद के ढेर पे बैठा था। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन की कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री सिस्टम काफ़ी हेवी मात्रा में
मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर रही थी, जिस वजह से काफ़ी तेज़ी से मिलिट्रिलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरा कारण आता है अलायंस सिस्टम। उस वक्त यूरोप के काफ़ी बड़े बड़े देश दूसरे देशों के साथ कई सारी संधियाँ कर ली थी और इस संधि की वजह से कई सारे छोटे बड़े अलायंस बन गए थे। जैसे कि आपने सेंट्रल पावर और एलाइड पावर का नाम तो सुना होगा, जो कि दो अलायंस थे और इन्हीं दोनों के बीच में पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था। नंबर 3 पे आता है इम्पेरियलिज्म, जिसे हम लोग विस्तारवादी भी कहते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया में होड़ मची थी कि किसके पास कितने ज़्यादा देश होंगे और कौन सा देश कितने अधिक ज़मीन के हिस्से पर राज करेगा। और उस वक्त इस सभी में सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रहा था अफ्रीका को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त अफ्रीका को पाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और कई अन्य सारे एम्पायर आपस में लड़ रहे थे। इसके पीछे की वजह है अफ्रीका में मौजूद डायमंड माइंस और अफ्रीका में मिलते हुए सस्ते लेबर, जिसके लिए सारे देश आपस में लड़ रहे थे और उनके बीच डिफरेंसेस आई और उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला वॉर, और वॉर से ही उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालना सही समझा और इस वजह से भी इस आग को यहाँ से एक चिंगारी मिल गई। नंबर 4 पे आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा था आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद बाल्टिक नेशंस आज़ाद हुए और इसके बाद कई सारे देश थे जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उसके अलावा दूसरे उपनिवेशी शासन का हिस्सा थे। वो सभी अब आज़ादी चाहते थे और उनका मानना था कि एक युद्ध उन्हें आज़ादी दिला सकता है और उन्हें लगता था एक युद्ध आज़ादी के लिए ज़रूरी है और उसे ये लोग काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे और उसे काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस बता रहे थे। इस वजह से भी यहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 के पनपने की संभावना बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जर्मनी की। दरअसल माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे जर्मनी जिम्मेदार था और इसके लिए जर्मनी को लगभग 14 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन भी पे करना पड़ा था। और काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि उस समय जर्मनी अपने इकोनॉमिक डिज़ायर और वहाँ के कुछ बड़े बिलियनियर्स की वजह से ये वॉर लड़ना चाहता था और वो चाहता था कि इस वॉर को लड़े। जी हाँ दोस्तों, तो आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आपके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे का जिम्मेदार कौन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।